एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो जो थी वो रेजिस्टिविटी थी, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मीटर स्क्वायर थी, और रेजिस्टिविटी की हमने निकाल ली थी, ओम मीटर आई थी, और आर जो है उसे हम रेजिस्टेंस कहा था जिसकी यूनिट ओम थी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक? किसी ने इसके ऊपर कुछ और पढ़ा हो और कोई दिक्कत आई हो? ओके, चलिए इसके ऊपर और थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? रिस्पांस थोड़ा भी आया नहीं मुझे। यस सर। यस ठीक सर। है, अगर यस सर वही जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ध्यान से देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात भी कही थी, और हमने V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ भी देखा था। हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ भी देख लिया था। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमारे डायग्राम बनता था V और I का, वो भी हमने देख लिया था, राइट। इसके अंदर एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है वी आई के डायग्राम के अंदर, कि ओम्स लॉ जो भी फॉलो करेंगे वो सभी के सभी 0 से शुरू होंगे। तो जो कुछ बातें हैं वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि ओम्स लॉ से जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो हमेशा 0 से शुरू होंगे। अगर कोई ऐसा डायग्राम हुआ जिसके अंदर हमने कहा कि से, इसको मैं सेकंड बना देता हूँ, 1 का एक फर्स्ट ले लेते हैं, जिसमें हमने क्या कहा कि ये V है, ये I है, और ये 0 से शुरू हो रहा है। और दूसरा डायग्राम है हमारा जिसमें ये V है, ये I है, और उसने कहा कि ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है। तो अगर इन दोनों से पूछा जाए तो ये ओमिक मटेरियल होगा। ओमिक मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये नॉन ओमिक होगा। सिमिलरली अगर और देखें तो सेकंड क्या होता है कि ओमिक जो मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन ओमिक हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकते, तो वो इस तरीके से मतलब कर्व भी हो सकते हैं। तो ये हमारे नॉन ओमिक होंगे। तो नॉन ओमिक के नीचे ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। ओमिक के लिए तो स्ट्रेट लाइन है ही, तो 0 से स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स विद ओरिजिन, तो इसमें होगा इट स्टार्ट्स with origin, it starts with origin। सेकंड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि दूसरे नॉन ओमिक हमारे नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। जो थर्ड होगा वो क्या हो सकता है कि ये जो हमेशा ये V है, ये I है, तो ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है। इसका जो एंगल है ये मतलब ये हमेशा I के साथ इंक्रीज ही करेगा, लेकिन नॉन ओमिक डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई, तो ये हमारे नॉन ओमिक भी हो सकते हैं। तो नॉन ओमिक हमारे डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग, जबकि हमारे जो ओमिक होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। और क्या हो सकता है चौथा, तो ओमिक में हमेशा एवरी फॉर देयर इज ऑलवेज I इज इक्वल टू, अगर हमारा 5 से हमेशा एक ही हाँ क्या बेटा, उत्कर्ष, ओके। तो ये V है, ये I है, तो इसमें क्या कहते हैं कि हमेशा जो है हर एक V के लिए एक सिंगल I होगा। तो इन सब की एक वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जबकि अगर नॉन ओमिक होता है तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जिसमें हमारी एक V की 2 वैल्यूज हो गई, एक ये भी हो गई और ये 2 वैल्यू हो गई, तो एक ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स के। ओमिक मटेरियल्स वो जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज उनमें क्या होगा, वो हमेशा ओरिजिन से पास होंगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी, हमेशा इंक्रीज करेगा, और हमेशा एक वैल्यू ही होगी, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक ही करंट की वैल्यू होगी। लेकिन नॉन ओमिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, हो सकता है 0 से स्टार्ट ना हो, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, तो कोई भी सर्कल मतलब कुछ भी हो सकता है।
इसके बाद इंक्रीजिंग नहीं हो सकते, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, तो वो नॉन ओमिक हो जाएंगे। और एक ही पोटेंशियल पे दो वैल्यूज होती है। सर हाँ बेटा, सर मतलब ओमिक मटेरियल चारों फॉलो करेगा हाँ ना? ये वाले जो होंगे और अगर वो वो एक भी नहीं करा तो मतलब वो ओमिक वो मटेरियल ओमिक नहीं है। मटेरियल नहीं है, राइट, वो ओमिक मटेरियल नहीं होगा। ओके। क्या डाउट आ रहा है बेटा? एक बच्चे ने वी और आई लिखा हुआ है, क्या पूछा है उसने? फ्रॉम विच पॉइंट स्लोप इज मेजर्ड? बेटा स्लोप तो हमेशा मतलब जो भी लाइन आई एक्सिस के पैरेलल होती है उसके रिस्पेक्ट में स्लोप मेजर होता है। तो से अगर मुझे इस ग्राफ का लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा और आई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा, और ये वाला जो एंगल होगा यही स्लोप होता है। तो इस वाले केस के अंदर तो देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल अगर अलग है, तो स्लोप इस वाले केस में चेंज हो रहा है, इस वाले में कांस्टेंट है। राइट, इशिका का ये क्वेश्चन था। ऐश्वर्या, कैन दीज बी एनी, कैन देयर बी एनी नॉन? हाँ बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक, बहुत सारे हो सकते हैं। राइट, ओके, क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? किसी को यहाँ तक डाउट हो तो वो वही बोले, बाकी सब शांति रहिएगा। सभी ने नोट डाउन कर लिया है? मैं चेंज कर रहा हूँ। सर हाँ बेटा, लास्ट वाला बता दो वापस। बेटा लास्ट वाले में क्या था कि हर पोटेंशियल, जैसे मान लो यहाँ 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर होगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू, एग्जांपल है ये। तो 2 वोल्ट पे कितनी हो, 2 एम्पियर है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे से यहाँ पे 2 एम्पियर भी वैल्यू हो गई और 4 एम्पियर भी वैल्यू हो गई। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस पे 2 करंट की वैल्यू दे रखी है इस वाले केस के अंदर, लेकिन इस वाले केस में एक पोटेंशियल डिफरेंस पे एक ही वैल्यू होगी। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। ओके, ये हमारा बेसिक था v इज इक्वल टू आई आर के, जो लास्ट क्लास सर में। जो आपने ये हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने ये वाला लास्ट में फोर्थ वाला नॉन ओमिक के लिए बनाया है, उसमें जो आपने वी दिखाया सर, ऐसा एक पॉइंट आ रहा है बिल्कुल मैक्स पे, वहां पे वी की सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो सर वो ये नॉन तभी ओमिक पॉसिबल होगा मटेरियल है जब, ना, ये नॉन ओमिक हाँ मटेरियल है ना, तो इसमें कुछ तो भी सर यही लास्ट में तो एक ही वैल्यू, जो हाँ मैक्सिमम हाँ पॉइंट है उसका, जहाँ पे उसकी स्लोप 0 है, वहां पे ठीक है। सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है आई की। हाँ वहां पे एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन बाकी एक्चुअली फेलियर तो हो गया ना पहले ही, जहाँ पे, हाँ सर, यस वो बात वो थी बस, ठीक है ना। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? राइट, तो आई एम चेंजिंग इट, ध्यान से देखिएगा। नाउ अब जो बेसिक चीज आती है वो क्या आती है कि अगर r इज इक्वल टू है रो एल। एक मिनट दिखा दीजिए लास्ट का। लास्ट का ओके बेटा, मैंने पूछा तो था इसीलिए, ये लो। सर हो गया। ओके बेटा, नाउ आगे देखते, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यह हमें फॉर्मूला पता है, तो अब हमसे पूछा जाए भाई एल क्या होगा और ए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। से हमारे पास एक क्यूबॉइड है, किसी को एक चीज ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। डायग्राम ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले एक आप एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, नीचे फिर एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, और सारे एंड पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। क्या सबका ये बन गया है? पहले 2 रेक्टेंगल बनाइएगा और फिर सब एंड पॉइंट्स को जोड़ दीजिएगा। सभी का बन गया है डायग्राम? यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें बनने में? नो सर। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि अब मान लो ये वाली जो लेंथ है वो है a, राइट, ये जो हमारी विड्थ है ये है b, और ये जो हाइट है ये है c, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इनमें फेजेस को नाम दे देता हूं। जैसे एक ये वाला हो गया, तो से इसको मैंने दे दिया a, राइट, कैपिटल A है ये वाला, ठीक है। एक ये वाला फेज हो गया, इसे लिख दिया हमने b,
राइट, और एक तीसरा ये वाला है जो मैं इसमें अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से। पहले दो के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि करंट पहले आ रहा है फ्रॉम दिस फेस, इधर से ऐसे, तो फ्रॉम योर लेफ्ट साइड एक क्यूबॉइड है, राइट, आपके सामने रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसकी अंदर की तरफ जो थिकनेस है वो b है, हाइट जो है वो c है, और जो फ्रंट में लेंथ है वो हमारी a है। ये कोई भी एक बॉक्स हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों को ये बॉक्स दिखाई दे रहा है सभी को? ध्यान से देखिए। अब इस बॉक्स की, अब अगर मैं इस बॉक्स को दिखाता हूं आपको, तो देखिए इसका ये फ्रंट हो गया जो मेरे आगे है, ये ऊपर से आप इसको इस तरह से देख पाएंगे, और यहाँ पे ये इसका ए फेज है। तो जो ए पार्ट होगा ये वाला, वो तो ये पार्ट हो गया, राइट। इसकी जो ये वाली लेंथ, इसकी जो हाइट हो गई वो ये हमारी ये वाली हो गई, राइट। और ये इसी बॉक्स को बनाया हुआ है मैंने यहाँ, मतलब इसी बॉक्स को बनाया है, इसको ऐसा लगा लो। कैसा बेटा, पीछे से शोर आ रहा है, एक बार बंद करिए प्लीज। ओके, तो बेसिकली क्या था कि इसी बॉक्स को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड से करंट आ रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो आपको यहाँ इधर से करंट आ रहा है और इधर जा रहा है, राइट। तो अगर आप अब आप इसमें देखिए, तो आपका लेफ्ट से करंट आ रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, तो आपका इस तरफ करंट जा रहा होगा, राइट। तो अगर मैं पूछता हूँ, बताओ भाई रेजिस्टेंस क्या होगी, फिर रेजिस्टिविटी रो ही है, लेंथ और एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो करंट की हमारी डायरेक्शन होगी वो उसकी लेंथ होगी, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा वही लेंथ होगी। तो जैसे अगर लेफ्ट से जा रहा है, राइट की तरफ निकल रहा है, तो कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, ए, तो जो एल होगा वो ए हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आता है? इसमें किसी को डाउट? यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखना, एरिया, एरिया क्या होगा, जिस फेज से जा रहा है उसका एरिया। तो इस वाली जो मैंने शेडो किया इसका एरिया, अब इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके एक तो ये वाली साइड हो गई और एक ये वाली हाइट हो गई, ये सी, तो हाइट यही वाली होगी सी, मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर रहे। तो ये सी हो जाएगा, क्या ये चीज क्लियर है? तो हेंस जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीसी। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई है या नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। वो सर। तो हेंस अगर मैं कहूंगा कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम फेस ए, फ्रॉम फेस ए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रो, लेंथ कितनी आई हमारी ए, क्योंकि डायरेक्शन क्या है करंट की, ए की, डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, बीसी। तो रेजिस्टेंस होगी ए फेज से अगर करंट जा रहा है तो रो ए बी सी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, अब देखो बी अगर मैं फेज लेता हूं तो ध्यान से देखना कि करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल नीचे से निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, नीचे से निकल रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। तो हेंस इसमें क्या सी फेज आ जाएगा हमारा ये वाला, तो जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो इसमें क्या हो जाएगी, सी, और जो एरिया होगा, एरिया ध्यान से देखिए ये वाला हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, ये वाली बी साइड ऊपर होगी तो ये बी होगा और ये वाली साइड ए होगी, ये वाला। तो हेंस जो हमारा एरिया होगा वो होगा ए बी। तो रेजिस्टेंस जो होगी बी फेज से वो क्या हो जाएगी, रो सी ए और बी। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो बताए प्लीज। क्लियर है सभी को? राइट। इफ सर एरिया बता दो। क्या बेटा, एरिया, बेटा एरिया क्या Yes. था कि ये वाला एरिया था, ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो, अगर इस वाले पार्ट को मैं देखता हूं तो इस वाले पार्ट में ये वाली लेंथ कितनी है, जितनी नीचे होगी, नीचे लेंथ कितनी थी, ए, तो ये वाली लेंथ हमारी ए हो गई। सिमिलरली ये वाली साइड कितनी है, जितनी साइड नीचे वाली होगी ये वाली, ये बी, तो हेंस ये बी हो गई। तो हेंस इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, ए इंटू बी, तो इसीलिए एरिया हो जाएगा ए बी। तो रेजिस्टेंस बी क्या हो जाएगी, रो सी अपॉन में ए बी। क्लियर है? सिमिलरली क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि करंट हमारे मतलब हमारे फ्रंट से पीछे की तरफ जा रहा हो, मतलब यहां से करंट पास कर रहा हो और इस तरह से जा रहा हो अंदर की तरफ, थ्रू जा रहा हो, तो थ्रू जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो सी पार्ट ले लेंगे। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ देखिए क्या हो जाएगी कि हम इधर से इधर जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो हेंस बी लेंथ हो जाएगी हमारी, और एरिया क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी मतलब ये वाला, ध्यान से देखिए, ये ए ये सी, तो ये हमारा ए सी एरिया हो गया। तो हेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस, अगर मैं इसको सी बोल देता हूं, कैपिटल सी, तो हेंस रो
BAC। क्या ये सभी को क्लियर है? इसमें किसी को सर एक डाउट बार हो तो बता दीजिए। सी वाला बेटा। यस सर। ये सर सी वाला एक बार दोबारा ओके, मैं एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दिखने में दिक्कत है, बाकी तो ऐसे सेम ही है सब। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं। पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, फिर एक और रेक्टेंगल बना लिया, और फिर हर एक एंड को उससे जोड़ दिया। मैंने क्या माना था? इसको A माना था, इसको C माना था, और ये वाली लेंथ को B माना था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि करंट फ्रंट से आएगा और ऐसे जा रहा है और उधर निकल गया, तो इसका मतलब B लेंथ, जो B लेंथ है वो ट्रेवल करी करंट ने, तो L क्या हो जाएगा? B। एरिया क्या हो गया क्रॉस सेक्शन? ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या निकलेगा? AC से। एरिया इज A इंटू सी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी अक्रॉस C? इस पूरे फेस को अगर मैं C मान लेता हूँ कैपिटल वाला, तो क्या हो जाएगा? रो B अपॉन में A इंटू सी। क्या अभी क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। राइट। अब इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहीं अगर हम कहें कि एक हमारा सिलेंडर है, जनरली आपको सिलेंडर इस तरीके से नहीं दिखता, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जनरली हम दिखाने के लिए बना लेते हैं। तो फ्रंट दिखेगा, जब साइड से देखेंगे तो आपको वो इस तरीके से दिखता है, लेकिन जनरली बनाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन गलत होता है। लेकिन बनाएंगे जनरली हम इस तरीके से, ताकि हमें याद रहे कि सिलेंडर है। जनरली इफ द करंट ट्रेवल्स डायगनली, बेटा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, तो उसके लिए जो जिसने भी पूछा ये किसने पूछा है, सी कविता बेटा, अगर डायगनली फॉलो करेगा तो उसके लिए एक्चुअली थोड़ा और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया एक्चुअली अगर डायगनली फॉलो करेगा तो एरिया चेंज होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं करंट ना यहां से इस बॉक्स से ऐसे पास होने लग गया, तो आप ध्यान से देखिए कि जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो एरिया चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली इसमें इंटीग्रेशन लगेगा पहले, उसके बाद सॉल्व होगा। सॉल्व हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन लगता है, तो इंटीग्रेशन आपका 11th या 12th का टॉपिक हो जाता है, तो वो वहीं पढ़ेंगे आप, राइट। ओके सर। ओके बेटा, ये वाले क्वेश्चंस आपके तब हैं जब आपका एरिया कांस्टेंट रहता है, आपके लेवल पे एरिया कांस्टेंट के क्वेश्चंस ही आएंगे, राइट। ओके सर। अब ठीक है बेटा, अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा वायर हो गया, तो करंट अगर इधर से जा रहा है और इधर निकल रहा है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, और इसका जो क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया होगा वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो जो वायर है उसकी जो लेंथ है, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा वो लेंथ हो जाएगी, और ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन एरिया, और एरिया की जगह अगर थोड़ा और ब्रॉड लिखे तो इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर जो होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए सभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राइट, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। कोई है जिसने नहीं लिखा Yes, हो sir. वो बोला करे, अगर किसी ने नहीं लिखा हो वही बोला करे, ताकि मुझे कंफर्म रहे। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। एक सेकंड सर। अभी पहले क्यों नहीं बोला? मैं इसलिए तो बोल रहा था। लिख लो। ठीक है सर, ओके, लिख लिया। ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब कोई तुमसे पूछे कि एक सिलेंडर है, लेकिन हॉलो सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, जिसकी कुछ विड्थ भी है, राइट। इसका जो रेडियस है ये वाला, ये तो है ए, जो बड़ा वाला रेडियस है वो है बी, जो मटेरियल है वो यहीं पे है, बस अंदर वाले पार्ट में नहीं है, राइट। और हमसे बोला गया है कि करंट यहां से बह रहा है, ये हमारी लेंथ हमें एल दे रखी है, राइट।
तो अगर कोई तुमसे पूछता है फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस, तो क्या बोलोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं सभी को, देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर, सेकेंड रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर, थर्ड रो एल अपॉन सर पाई, क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं बता देता हूँ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रो एल अपॉन में पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सर डी सर 4 एक सेकेंड अभी पहले रुक जाओ। सर 4 क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक मटेरियल दे रखा है जिसकी जो एक मतलब हॉलो टाइप है, सेमी हॉलो लगा लीजिए, जिसमें हमारा ये ए पार्ट जो है वो हॉलो है, बाकी में करंट, अब बाकी मटेरियल है। जो छोटा वाला पार्ट है उसका मटेरियल ए, उसकी रेडियस है ए, और जो दूसरा वाला है उसकी रेडियस है बी। करंट जो है वो हमारा से अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं तो 1 से 2 पास कर रहा है, 1 से 2 पास हो रहा है, राइट। और हमसे पूछा गया फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। तो नेट रेजिस्टेंस इस मटेरियल की निकालनी है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। ओके, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। ध्रुव शर्मा ने 15-16 बार आंसर डी 4 टाइप कर दिया है। ओके, फोर्थ ऑप्शन सर। राइट। सभी को क्लियर है बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन ही होगा, यस क्योंकि सर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि लेंथ तो इसकी एल हो जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो हमारा एरिया है वो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन सिर्फ इस वाले एरिया के अंदर हमारा करंट पास कर रहा है, तो यही वाला एरिया लेंगे। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, पाई एल रो एल डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर क्या सभी? हाँ बेटा। सर ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है क्या? हाँ बेटा, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? वायर ही तो ऐसे करंट तो हर जगह पास करेगा ना? नहीं, वहां पे मटेरियल ही नहीं है ना, तो कैसे पास करेगा? अच्छा, बोलो। मटेरियल ही नहीं है ना उसमें से, मटेरियल नहीं है, हॉलो है, मैंने यही तो बोला था आपको। क्लियर है बेटा? सर अगर वो स्मॉल वायर सर्कल से पास कर रहा होगा तो करंट। नहीं बेटा, वहां मटेरियल नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर वहां दूसरा मटेरियल होता तो फिर वो इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती, उसमें 2 मटेरियल आ जाते, वो अलग प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, यस सर। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सर एक और ऐसी दे दो। एक और क्या करोगे इसको ऐसी? और क्या बनाओगे इसमें से बेटा? यही आता है जनरली, इसमें ज्यादा परेशान ना हो। और इसमें क्या हो सकता है? एक ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा अजीब हो जाएगा वो। अभी रहने दो, इसको ऐसे ही समझ लो, इतना ही बहुत है। जनरली ऐसा ही आता है। हाँ बेटा, इसके ऊपर बस वैल्यूज डाल देंगे तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब ए को 10 मान लो, बी को 20 मान लो, रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू दे दो तो वो अपने आप रेजिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, ओके। क्योंकि पहले वाले में हमारा पूरा सॉलिड था, वो हमने करा लिया, अब हॉलो ले लिया तो उसमें हो गया। तो यही 2 हो सकते हैं, इसमें ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो हमारी बेसिक ये वाली चीज हो गई। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन है चैट में क्वेश्चन है, क्या लिखा है? इफ द ओमिक मटेरियल स्टार्ट्स विद Z then how can it decrease? Does it give negative? How can रॉकस्टार ने क्या पूछा? इफ ओमिक मटेरियल स्टार्ट्स विद 0 then how can it decrease? Does it goes to negative? नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है कि अगर थोड़ी सी भी पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो करंट भी 0 होगा। बस ये बेसिक सा मीनिंग ये वाला है। तो 0 का मतलब ये है, स्टार्ट विद 0 का। ओके, क्लियर है सभी को? विशेष आपने कोई पूछा रो एल डिवाइडेड बाय पाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं होगा, इसमें आपको फिर मैथ्स थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बी माइनस ए का जो होल स्क्वायर होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बी माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब ये होता है, ये दूसरी चीज हो जाएगी। देखो, पाई बी का स्क्वायर ये पूरी चीज होगी, पाई ए का स्क्वायर ये होगा पूरा, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा।
लेकिन अगर पाई b माइनस ए करेंगे दैट्स अ वो कुछ और आ जाता है, आ जाएगा। ओके राइट, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जनरली आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब जो जैसे मैं कराने वाला हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, मतलब इट लाइक की भरमार रहेगी। तो एक आपने ढंग से समझ लिया तो उसी हिसाब से आपको सारे समझ में आ जाएंगे। पहले उसका एक बार बेसिक कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जनरली आपको दे रखा होता है एक वायर लेते हैं, तो वायर की हमारी लेंथ मान लीजिए L1 होती है और एरिया, इसमें एरिया ही ले रहा हूं मैं, रेडियस नहीं ले रहा, ठीक है। एरिया A1 है, राइट। कविता तिवारी, एनटीएससी में क्या बेटा? सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बोर्ड में तो नहीं आते, एनटीएससी में आते हैं। जो मैं अभी कराने वाला हूँ बेटा वो तो बोर्ड में आते हैं। जो पिछला वाला ओके कराया था सर। वो हमारे वो ओलंपियाड में आते थे। ये वाले हमारे उसमें भी आएंगे एनसीईआरटी। ओके ओके सर। ओके बेटा। तो अब हमारी ये वायर है जिसमें हमारी लेंथ L1 ले लिया मैंने और एरिया A1 ले लिया। अब मैंने क्या कहा, इसको मैंने चेंज, लेंथ चेंज हो गई, तो लेंथ चेंज हो गई तो मैंने उसको खींच दिया। फॉर एग्जांपल ये, तो हमारी लेंथ जो है वो L1 से हो गई L2 और जो एरिया हो गया वो A1 से A2 हो गया। अब ध्यान से आप देखें तो आप अपने घर में कोई भी इलास्टिक चीज ले सकते हैं, कोई भी रबड़ टाइप ले सकते हैं, जो मतलब जनरली लेडीज अपने बालों, आपकी मम्मीज वगैरह बालों में बांधती होंगी, उनको खींच के देखिएगा। जब आप उन्हें खींचते हैं तो होता क्या है, वो लंबी हो जाती है लेकिन एरिया से पतली हो जाती है, सबने देखा भी होगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, एरिया जो है इसका वो पतला हो गया और लेंथ इसकी बड़ी हो गई, राइट। लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारी वॉल्यूम, अगर इसको मैं 1 मानता हूं और इसको 2 मानता हूं, तो वॉल्यूम V1 बराबर होगी वॉल्यूम V2 के, राइट। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है। तो एरिया A1 L1 क्या हो जाएगा, A2 L2 के बराबर। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, इसका रिलेशन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2, तो L1 L2 नीचे लेके चले गए, इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये हमारा रेशियो हो गया, राइट। क्या सभी को यहां तक समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, एक मटेरियल ले लिया, मटेरियल को खींचा तो उसकी लेंथ और एरिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों चेंज हो गए, दोनों की वॉल्यूम कांस्टेंट थी तो मैंने वैल्यू कांस्टेंट रखी। तो एक बार मेरे पास रेशियो आ गया L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का। अब मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं रेजिस्टेंस निकालने लगा 1 का, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 का रो L1 अपॉन A1। वहीं अगर मैं अब सेकंड का निकालने लगा तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। क्या सभी को ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? किसी को डाउट हो तो वो बोले प्लीज। ओके, अब मैं कहता हूं कि इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, R1 और R2 का। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रो L1 डिवाइडेड बाय A1 और रो L2 डिवाइडेड बाय A2। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती है। जब भी हम उसकी लेंथ चेंज करते हैं सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं आएगा। तो जब भी कभी हम मटेरियल की लेंथ चेंज करेंगे तो उसमें हमेशा ये माना जाएगा कि रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहती है। तो हेंस R1 अपॉन R2 के अंदर करेंगे तो रो L1 अपॉन A1, रो L2 अपॉन A2, तो रो से रो कट जाएगा। तो हेंस क्या बचेगा, तो L1 अपॉन A1 और ये A2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो A2 अपॉन L2। या फिर इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इनटू में A2 अपॉन A1। क्या सभी को यहां तक समझ में आया है? किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं मुझे। नाउ हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को, ध्रुव शर्मा बेटा क्या समझ में नहीं आया बेटा? ध्रुव, ओके, नो डाउट, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर हमने क्या लिखा था, एक इक्वेशन बनाई थी L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ध्यान से देखना, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं तो अगर मैं L1 अपॉन L2 की जगह यहाँ पे A2 अपॉन A1 रख दूं, देखो L1 अपॉन L2 किसके बराबर है, A2 अपॉन A1 के, तो मैं L1 अपॉन L2 की जगह A2 अपॉन A1 रख सकता हूं। सिमिलरली इसी तरीके से मैं A2 अपॉन A1 की जगह L1 अपॉन L2 भी रख सकता हूं।
तो दोनों एक एक बार रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैंने क्या किया, पहले क्या रह गया, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 मल्टीप्लाई A2/A1 की जगह रख दिया L1/L2, तो ये क्या हो जाएगा, A1 L1/L2 का। A1/L2 A1/A2 की इक्वल कैसे हुआ? बेटा अभी मैंने ये पीछे बताया तो था कि वॉल्यूम जो है दोनों मटेरियल की सेम होती है, क्योंकि हमने उसी मटेरियल को स्ट्रेच किया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, और उसके बाद हमने L1 L2 को एक तरफ ले लिया और A2 A1 को एक तरफ ले लिया। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो अब इसी इस L1/L2 इस A2/A1 की जगह मैंने क्या रख दिया, L1/L2। तो यहाँ पे A1 L1/L2 दो बार आ गया, तो L1/L2 का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आप A2/A1 के लिए भी कर सकते हैं, और वो आ जाएगा A2/A1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। उद्देश्य बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैसेज के अंदर, उसमें ये होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी आधी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये थोड़ा डाउट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर डन। ओके, सभी ने कर लिया है? किसी का कोई रह गया हो तो ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। राइट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान करा है अभी तक, ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक हमने क्या किया कि अगर हमारे दो रेजिस्टेंस चेंज हुई तो R1/R2 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा, तो वो हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर। बेटा चैट में बात करना बंद करो, पहले एक बार यहीं पढ़ लो, ध्यान रखो। एवी, पांचाल, वरुण, ध्रुव। ओके, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या बताया था, जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो अगर इस चीज को याद करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। ध्यान से देखिए, R1 अगर ये है तो यहाँ पे L1 हो जाएगा, R2 है तो यहाँ L2 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 है तो A2 होगा और R2 है तो A1 होगा सामने। मतलब R1 अगर ऊपर है तो A1 नीचे होगा, राइट। अब एरिया हमने, अगर हमारे पास एरिया जो है जनरली वो हमारा सिलेंडर होता है, मतलब जो एरिया होता है जनरली, जो मतलब हमारी वायर होती है जनरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा हमारा सर्कल के फॉर्म में होता है। तो सर्कल के फॉर्म में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, A2/A1। ध्यान से देखना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ πr2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr1 का होल स्क्वायर, या फिर π/4 d2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय π/4 d1 का स्क्वायर। ये दोनों लिख सकते हैं हम। एरिया है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सर्कल होगा, तो ध्यान से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, या यहाँ पे π/4 से π/4 कट जाएगा। तो हेंस A2, क्या बेटा कुछ बोल रहे हैं कोई? A2/A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर। लेकिन इस वाले केस में क्या है, A2/A1 का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, A2/A1 का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R2/R1 का जो होल स्क्वायर है उसका भी एक होल स्क्वायर हो जाएगा, और सिमिलरली D2/D1 का जो होल स्क्वायर था उसका भी एक होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, A2/A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का अपॉन R1 की पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं D2/D1 की पावर 4। तो हेंस इस वाले फॉर्मूले को आपका दोबारा थोड़ा सा चेंज होके आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
तो क्या लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। मैंने अब दोबारा चेंज कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 ऊपर है तो साथ में 2 लिख लिया। तो L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल 4 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 का होल 4। ध्यान से देखिएगा। इस अब ये सारे इसलिए लिखवाए हैं कि अगर आपको लेंथ के बारे में दे रखा हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया के बारे में दे रखा हो तो ये लगा सकते हैं, सिर्फ क्रॉस सेक्शन रेडियस के बारे में दे रखा हो तो ये लगा सकते हैं, डायमीटर दे रखा हो तो ये लगा सकते हैं। तो ये सारे आपको इसीलिए अलग अलग दिखा दिए गए हैं, इसको एक साथ लिख लीजिएगा। किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए। सर एक बार ऊपर कर दो। हाँ बेटा, सबसे ऊपर इतना ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर कर दो। थोड़ा सा और। यस सर। ये लो, ये तो लास्ट वाला ही पॉइंट था जो मैंने लिखा था सबसे पहले। डन। ये लो बेटा, नीचे कर दिया। सर यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो रेडियस है ना? हाँ बेटा रेडियस है और स्मॉल डी डायमीटर है। ओके सर। R is radius, D is diameter। लिख लिया क्या सभी ने? यस सर। कोई है जिसने नहीं लिखा हो, मैं चेंज करूं तो दिक्कत तो ना हो? ओके, मैं चेंज करता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं अब बार बार यही फॉर्मूला आपको यूज करवाऊंगा, या हो सकता है कुछ और मिले तो और, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे साथ में। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अगर किसी को नेट में दिक्कत हो, स्क्रीन में दिक्कत आ रही हो तो वो भी देख ले। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, लिखते भी रहिएगा प्लीज आप साथ साथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L is R. Resistance of a wire of length L is R. हमें बताना है, रेजिस्टेंस निकालनी है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन half of initial area will be। ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L is R, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया विल बी। तो कितना होगा? तो एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस है R। तो हम क्या लिख लेंगे, R1 इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला हमारा सारा इससे ही डेराइव हुआ था पिछले वाला भी, तो ये हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमारा इससे बेसिक इससे शुरू हो जाएगा।
तो R1 क्या दे रखा है, रो L बाय ए, ये हमें दे रखा है कि एक R1 है या एक R रेजिस्टेंस है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगी, रो L बाय ए। एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस है R। अब क्या कहते हैं, दूसरा वायर है जिसकी जो लेंथ है वो तो है 4L, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया हमारा A था, तो हाफ ऑफ इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, A/2। हाँ 8R बेटा, मैं देख लिया हूं मैंने, A/2। ये जिसके लिए नहीं आया बेटा उसके लिए बस ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 रो L बाय A हो जाएगा। और रो L बाय A किसके बराबर था हमारा, R के, तो हेंस हमारा जो R2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ R। किसी को डाउट हो इसमें तो बताएं। मोस्ट प्रॉबेबली तो ऐसे ज्यादातर को समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये, किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है a wire of resistance 4 ohm is uniformly stretched। तो एक वायर है जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया गया है, जैसा हमने R1 R2 के केस में अभी जो हमने पूरा सॉल्व किया था उसमें किया था। क्या कहता है, अंटिल, कब तक स्ट्रेच किया, अंटिल इट्स न्यू लेंथ, उसकी जो नई लेंथ है, अंटिल द न्यू लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी द ओरिजिनल लेंथ। 4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो आप इसकी न्यू रेजिस्टेंस निकालिए। 16R। फॉर्मूला वही, ध्यान से देखिएगा, R2/R1। अब इसमें क्या है, हमारी लेंथ ही चेंज हुई है, लेंथ चेंज हुई है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हुआ होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। R2 क्या होगी, नई वाली न्यू रेजिस्टेंस, R1 होगी ओल्ड और ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल कह लेते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो अब क्या हुआ, R2/R1 L2/L1, तो L2 जो होगी वो कितना दे रखा है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय L का होल स्क्वायर। तो R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा सॉरी, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। तो R2/R1 जो होगा वो 16 हो जाएगा। या फिर हम अब देखिए R1 कितना था हमारा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है, 4। तो R1 हमारा जो है वो 4 ओम है, तो R2 कितना हो जाएगा, 16 इंटू R1, तो 16 4 जा 64 ओम। किसी को डाउट है इसमें तो बताएं। Hope I'm clear with it. किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो तो बताए प्लीज। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर ये एक बार फिर बता दो। बेटा इसमें क्या बोला गया कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, तो जो वायर की रेजिस्टेंस दे रखी है वो 4 ओम दे रखी है। इसका मतलब जो R1 दे रखा है वो 4 ओम दे रखा है, तो मैंने R1 4 ओम ले लिया, राइट। उसने क्या कहा, इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, तो उसको स्ट्रेच किया गया, मतलब खींचा गया। कब तक खींचा गया, जब तक उसकी जो नई लेंथ है वो 4 टाइम्स ना हो जाए ओरिजिनल लेंथ के। इसका मतलब L2 L1 अगर मैं L मान लेता हूं तो L2 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। यस सर। तो L2 की जगह मैंने 4L लिख लिया और L1 की जगह L लिख लिया, तो इसका होल स्क्वायर किया, L से L कट गया,
तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 16, R1 इधर चला जाएगा तो R2 इज इक्वल टू 16 R1, R1 कितना है 4 ओम, तो 4 16 4 सा 64। ओके सर। किसी को अभी भी डाउट है इसमें? ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं हम। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्या बोला गया है, उसने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। तो रेजिस्टेंस पूरा ही लिख लेता हूं मैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। लिखा है व्हाट विल बी its new resistance, what will be its new resistance if it is stretched, तो उसे खींचा जाए कितना, to n times its original length। अगर इसको n times ओरिजिनल लेंथ तक खींचा जाएगा तो ओरिजिनल मतलब पहले अगर 1 है तो फिर 2, मतलब पहले 1 मीटर होगी तो 2 मीटर हो जाएगी, 2 होगी तो n टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो, कितने भी टाइम्स हो सकते हैं, n टाइम्स खींचा जाए तो क्या होगा, राइट। तो वापस से अगर ध्यान से देखना, तो अगर मैं ओरिजिनल लेंथ रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ को मैं L मान लेता हूं, तो मुझे R2 निकालना है और जो L2 होगा वो n टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोला इफ इट इज स्ट्रेच टू n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। तो n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ मतलब L2 क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ L। वापस से वही फॉर्मूला R2 अपॉन R1 का जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो L2 कितना है, n टाइम्स ऑफ L, L1 कितना है L, L से L कट गया, होल स्क्वायर तो आ गया n स्क्वायर। तो R1 तो हमारा R था, तो हेंस R2 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R। काफी बच्चों ने आंसर दे भी दिया। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? जिसका नहीं हो वो प्लीज एक बार नोट डाउन कर ले। जिसको नहीं समझ में आया वो नोट डाउन कर ले। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें क्या बोला गया, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है वो R ओम दे रखी है। उसने कहा क्या व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस क्या होगी अगर इफ इट इज स्ट्रेच, जो वायर है उसको स्ट्रेच किया जाए टू n टाइम्स द रेजिस्टेंस। n टाइम्स हो सकता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो कुछ भी हो सकता है, तो n आ गया उसकी जगह। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा R1 है R, L1 मैंने मान लिया कोई भी लेंथ L, R2 हमें निकालनी है, L2 जो होगा वो n टाइम्स ऑफ L होगा, तो n इंटू L कर दिया मैंने इसीलिए, क्योंकि उसने क्या बोला था n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो n इंटू L। तो अब क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला था, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम का वाला केस है। तो L2 की जगह क्या आ जाएगा NL, और L1 की जगह क्या आ जाएगा L, तो L ने L को काट दिया तो n का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, तो हेंस L2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। अभी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, किसी और को डाउट इसमें? ओके क्या बेटा? ओके ध्यान से देखिएगा। राइट, अब कभी कभार बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें परसेंटेज डाल देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन है ए वायर has a resistance of 16 ohm. It is melted, तो उसे मेल्ट किया गया and drawn into a wire
of half its length. Calculate the resistance of the new wire हमें नई वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है और क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो वापस से क्या बोला, वायर ऑफ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, तो हमें R1 दे रखा है पहले से 16 ओम। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हाफ इट्स लेंथ, तो हमें R2 निकालना है। जो L2 L1 अगर मैंने L माना है तो जो L2 बोला गया उसने वो L/2 हो गया, हाफ ऑफ इट्स लेंथ हो गया। कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो नई वायर का रेजिस्टेंस क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। L2/L1 मतलब L/2 और L1 तो L है ही का होल स्क्वायर, L से L कट जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हेंस R2/R1 इज इक्वल टू 1/4, तो R2 इज इक्वल टू R1/4, तो 16 ओम डिवाइडेड बाय 4 तो 4 ओम आ गया। तो हमारा R2 4 ओम आ चुका है। अब कहता है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। देखो परसेंटेज चेंज कहीं पे आ जाए रेजिस्टेंस में तो हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज के लिए परसेंटेज चेंज क्या होता है, लिखते हैं फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब फाइनल जो भी चीज होगी वो रेजिस्टेंस नहीं हो सकती, वो कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल जो वैल्यू होगी माइनस जो इनिशियल वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वैल्यू होगी इनटू में 100। ये हर चीज के लिए हो सकता है, ये रेजिस्टेंस के लिए, ये लेंथ के लिए, कोई भी चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कह रहे हैं, परसेंटेज निकालना है। फाइनल परसेंटेज क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनटू में 100। ये वैल्यू है VALUE, राइट। तो रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या है R2, इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बाय R1 इनटू में 100। तो हेंस व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। तो R2 फाइनल रेजिस्टेंस हमारी कितनी आई 4 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस है 16 ओम डिवाइडेड बाय 16 ओम इनटू में 100, राइट। तो -12 अपॉन में 16 इनटू में 100, 4 4 जा 4 3 जा 4 25, तो -75%, जिसमें अब -75% क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा, माइनस बताता है डिक्रीज, राइट। और 75 तो हमारा चेंज बता ही रहा है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो माइनस साइन है वो इंपॉर्टेंट है, ये डिक्रीज बताता है। तो आंसर विल बी -75%। या हम क्या लिख सकते हैं, इट डिक्रीजेस 75%, इट डिक्रीजेस बाय 75%। क्या सभी को क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछें प्लीज। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार समझा दीजिए प्लीज। यस सर, एक बार समझा दीजिए। कहाँ से सर यहाँ से परसेंटेज चेंज से समझा दीजिए। बेटा आपको कहाँ से, जहाँ आपका डिस्कनेक्ट हुआ था? सर मेरा तो क्वेश्चन ही रह गया सर। बेटा क्वेश्चन में एक बार मैं इंट्रो दे देता हूँ जस्ट, क्या क्या कह रहा है, बाकी आप वीडियो में एक बार दोबारा चेक, जब रीलोड होगी तो उसमें दोबारा देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है जिसकी 16 ओम रेजिस्टेंस है, उसको हमने मेल्ट किया और दोबारा रीड्रॉ किया और उसकी लेंथ हाफ हो कर ली, तो एरिया अपने आप डबल हो जाएगा। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, न्यू वायर की नेट रेजिस्टेंस निकालनी है और नेट चेंज निकालना है। तो R1 16 ओम है, लेंथ L है, R2 निकालना है, L2 L/2 है। फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 आ जाएगा R2/R1। R1 हमारा 16 ओम दे रखा था तो R2 हमारा 4 ओम आ जाएगा। दूसरा क्या बोला उसने, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज क्या होगी रेजिस्टेंस में। तो कोई भी परसेंटेज चेंज निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यू होगी, जैसे इस वाले केस में इनिशियल वैल्यू होगी R1 और फाइनल वैल्यू होगी R2, तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 - R1 अपॉन में R1 मल्टीप्लाई बाय 100,
R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू में 100, तो 4 माइनस 16 अपॉन में 16 इंटू में 100, तो यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 हो जाएगा। 4 3 जा 4 4 जा 4 से डिवाइड करेंगे तो -75 आएगा। माइनस साइन डिक्रीज बताता है और 75% मैग्नीट्यूड बताता है, तो या तो -75% आंसर लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इट डिक्रीजेस बाय 75%। दोनों सही रहेगा, ये बस ध्यान रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो एक सेकंड ध्यान से देखिए। अब एक क्वेश्चन बोला गया, अगर आसान सा ही क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही है। क्या बोला गया है? अ वायर ऑफ अ सर्टेन मटेरियल, एक वायर है जो पर्टिकुलर सर्टेन मटेरियल की है, स्ट्रेच्ड स्लोली। तो अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल is stretched slowly by 20%। क्या कहता है? इट्स न्यू रेजिस्टेंस। बेटा आप लोग मैसेज में जो भी बातें कर रहे हैं वो बंद करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें प्लीज। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमें नई रेजिस्टेंस निकालनी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। बिकम्स, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड, तो उसको स्ट्रेच किया गया बाय 20%। मतलब अगर लेंथ जो L थी वो अब 20% ऑफ L हो जाएगी। तो हेंस मैं क्या कहता हूं, अगर L हमारा L1 है L, तो जो L2 हो जाएगा 20% इंक्रीज हो गया। तो मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो वो 120 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर 1 रुपए में देखेंगे, अगर आपका 1 रुपया है तो 1 रुपया 20 पैसे हो गया, तो 1.2 L। ये सबको ये चीज समझ में आती है? स्ट्रेच स्लोली बाय 20%। तो 20% का मतलब ये होता है। तो अगर L1 L है तो L2 1.2 ऑफ L होगी। अगर L1 100 होती तो L2 120 हो जाती। नाउ रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा? R, तो R2 हमें निकालना है। तो हेंस फॉर्मूला वही R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। L2 कितना? 1.2 ऑफ L, L1 कितना? L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, तो 1.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.44। तो हेंस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1.44। यहां हम लिख सकते हैं R2 क्या हो जाएगा? 1.44 R। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? तो ये जो होगी हमारी नई रेजिस्टेंस होगी, दिस इज आवर न्यू रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है हमारी, जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर कोई बोलता है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारी रेजिस्टिविटी को ही बोला जाता है। और रेजिस्टिविटी में पहले भी बता चुका हूं कि वो चेंज नहीं होती है, तो इट विल रिमेन सेम, या लिख सकते हैं अनचेंज्ड। क्या सभी को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। सर 20% को तो 0.2 लिखते हैं ना? बेटा 20 ये स्ट्रेच्ड बाय 20% है, 220% नहीं है। बाय 20% मतलब 20% और खींचा गया। सर एक प्रॉपर जिसमें उसकी भी वैल्यू रेजिस्टिविटी की, जिसमें रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू, बेटा वो तो कोई भी ले सकते हैं। पहले ये वाला कर लेते हैं, मैं आगे कराऊंगा, अभी रुक जाओ, वो वाला भी कराऊंगा। सर और जो आप ओलंपियाड्स के लिए जो आप कॉन्सेप्ट्स देते हैं सर, उसके क्वेश्चंस मॉड्यूल में प्रेजेंट है? ओलंपियाड्स के लिए क्वेश्चन, हाँ बेटा कुछ कुछ होंगे, बाकी आपके जो इसमें मैं डीपीपीस दूंगा उसमें तो मिलेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके।
बाकी उसमें भी होंगे, मॉड्यूल्स में भी होंगे, बाकी क्वेश्चन डीपीपी में तो 100% होंगे ही होंगे, उसमें और थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे रिपीट में। सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब? और ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया है अभी? सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बेटा? सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बेटा रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यही तो मैंने लिखा अभी। रेजिस्टिविटी बताई थी हमने, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी का दूसरा नाम है। ओके। ठीक है, ओके। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगी, रेजिस्टेंस के अंदर कितने परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, पहले रेजिस्टेंस थी R, अब हो गई 1.44 R, तो क्या 44% इंक्रीज हो जाएगा? वापस से वही परसेंटेज चेंज इन R, क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज, चेंज के लिए हम डेल्टा लगा लेते हैं। तो R2 माइनस R1 अपॉन में R2 अपॉन R1 माइनस डिवाइडेड बाय R1 इंटू में 100। तो R2 कितना? 1.44 R1 हमारा R ही है, इंटू में 100, तो 1.44 R से R माइनस हो जाएगा, R से R सारा कट जाएगा कॉमन लेके, इंटू में 100, तो माइनस करेंगे 0.44 इंटू में 100, तो 44%। ये इस तरीके से भी कुछ और पूछा जा सकता था, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, राइट। और क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन है, ये वैल्यूज वाला है, जैसे आपने अभी पूछा था, तो मैं वैल्यूज डाल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है 10। सर आपने इनिशियल क्या बेटा? सर आपने इनिशियल रेजिस्टेंस को 1 किया था, 1 क्यों लिया उसे? 1 नहीं लिया बेटा, R लिया है। R से R कॉमन लिया ना, यहाँ भी R था, यहाँ भी R था और नीचे भी R था, तो R कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये वाला R यहाँ कॉमन ले लिया और काट दिया उसको। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आप ट्राई करिएगा, ये आंसर मुझे बताइएगा सारे, और मैं मैच करवाऊंगा। सबका आंसर मैच हो गया तो मैं फिर नहीं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनाइन, ये एक मटेरियल है, इज 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। लिखा है द रेजिस्टेंस निकालनी है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। निकालें। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखी है मैग्नाइन की 50 इंटू 10 की पावर 8 ओमिक मीटर, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब निकालनी है। क्यूब है ये, क्यूबॉइड नहीं है, तो क्यूब है, उसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो क्या होगी रेजिस्टेंस? -8 ओम। कितना बेटा? सर 10 टू द पावर 8। सर 10 के बेटा इसको लिख दो, सर -9। इसको आंसर उसमें लिखो कमेंट बॉक्स में, सब मैच करो आपस में। अगर सबका आंसर ठीक होगा तो मैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। मैंने करा है, मुझे आंसर नहीं पता, इसका कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे। सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज जा नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप आंसर और होगा चेक कर लो, अगर सही है तो कोई बात नहीं। अगर दिक्कत होगी तो फिर सॉल्व करेंगे। ज्यादातर बच्चों को 10 की पावर -8 आ रहा है। सुभोश्री पाल, बेटा 10 की पावर -10 आ रहा है आपका। सभी बच्चे एक बार थोड़ा ध्यान से देखना कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं किया तो देखना।
बेटा मेरा 10 की और -6 आ रहा है। अब बच्चों का 10 की पावर किसी का 6 भी लिखा है, किसी ने। शुरुआत में तो सभी -10 और -8 लिख रहे थे। महिमा, प्रांतिका, ईशिका, उत्कर्ष, जैसे उत्कर्ष तो बता रहा था, सिद्धार्थ, पंचाल, मनोज। बेटा समझ में आया? मैंने कर दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। किसी को डाउट हो उसमें तो बताएं। सर इसमें L1 भी 50 सेंटीमीटर थी। बेटा क्यूब की सारी साइड बराबर होती है ना। यस सर, ओके। लिख लिया सभी ने? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? अ यूनिफॉर्म वायर, uniform wire is cut into 4 segments। तो एक वायर को 4 सेगमेंट्स में कट किया गया। Each segment is twice as long as the earlier segment। तो 4 पार्ट में कट किया गया और हर सेगमेंट पिछले वाले सेगमेंट का ट्वाइस है। वो कहता है इफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, find the resistance of original wire। लगाइए दिमाग में, 2 मिनट दे रहा हूं सबको। सर यूनिफॉर्म वायर के बाद क्या लिखा है आपने? A uniform wire is cut into 4 segments. Each segment is twice as long as the earlier segment. If the shortest segment has a resistance of 4 ohm, find the resistance of original wire। सर 60 है क्या? सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है सबका? सर ये 60 है। यस सर। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा मुझे तो। सर बता दीजिए। ध्यान से देखिए, देख लेते हैं। वो कहता है एक वायर है, ये वायर जो है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा, वायर का अगर मैंने एक लेंथ पार्ट काटा तो जो अगला पार्ट काटूंगा वो इसका डबल होगा। तो अगर ये 4 ओम है तो उसका जो डबल होगा वो 8 ओम हो जाएगा, उसका जो डबल होगा वो 16 ओम हो जाएगा, और उसका जो डबल होगा वो 32 ओम हो जाएगा। तो बस अब इन सबको ऐड कर दो। 32 और 16 हमारा कितना हो जाता है?
428, so 60 ओम, राइट। सभी को ये चीज क्लियर है? किसी को डाउट है? सर इसे अगर सीबीएसई की फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे? किस फॉर्म में बेटा? मतलब एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में लिखना होता है वो कैसे करेंगे? एग्जाम के हिसाब से करोगे तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, उसने क्या कहा, ईच सेगमेंट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अर्लियर सेगमेंट। तो हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं एक लेंथ, इन सबको अलग अलग मान लो, एक को L1 मान लो, एक को L2 मान लो, एक को L3 और एक को L4। अब हमें क्या पता है, अगर मैं L1 को L मानता हूं तो L2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L। L3 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L2। और L2 कितना है, ट्वाइस ऑफ L। ये चीज समझ में आ रही है बेटा ये वाली? तो L1 अगर L ली तो L2 ट्वाइस ऑफ L1 हो जाएगी और ये 2L हो जाएगा। L3 क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ L2 और L2 क्या है, 2L। तो हमारा 2 इंटू 2L हो जाएगा, तो ये 4L हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं देखता हूं L3, तो अगर मैं L4 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L3। और L3 कितना है, 4L, तो ट्वाइस ऑफ 4L तो कितना हो जाएगा, 8L। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो R1 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L से। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो अगर R1 हमारा 4 ओम है तो R2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि L1 से रिलेट करेगा। सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R2, और R4 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R3। तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? यस सर। ठीक है, ओके। क्या सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स रहेगा, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इसमें ओम्स लॉ भी साथ में आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस of a 2 meter long nichrome wire of radius 0.321 millimeter, resistivity of nichrome is 1.5 into 10 की पावर -6 ओम। 1.5 इंटू 10 की पावर -6 है बेटा, ये -6। इफ सर एक बार रेजिस्टिविटी रिपीट कर दीजिए। एक सेकंड बेटा, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर ऑफ रेडियस 0.321 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज 1.5 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। क्या लिखा है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट इन द वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो व्हाट विल बी द करंट पूछा गया है, रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई हैं, एक पूछा गया है रेजिस्टेंस, एक पूछा गया है करंट। थ्रू 1.5 into 10 है। हाँ, 1.5 इंटू 10 की पावर -6। तो रेजिस्टिविटी जो है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। लेंथ दे रखी है हमारी 2 मीटर, रेडियस दे रखा है 0.321 मिलीमीटर। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A।
लेकिन इसमें एरिया नहीं दे रखा है, इसमें रेडियस दे रखा है। तो क्या करोगे, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो हेंस रो की वैल्यू कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू लेंथ 2 मीटर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.321 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1000। तो 0.321 इंटू में 1000 को 2 बार डिवाइड करके 1000 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया है, राइट। और 0.312 तो है ही पहले से ही, तो 0.321 यहाँ लिख दिया और डिवाइडेड बाय 1000 2 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर हम वहाँ पे उस 0.321 को कन्वर्ट नहीं करेंगे? करा तो बेटा, 0.321 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके। सर बाकी अगर स्क्रीन बंद नहीं थी इसलिए। एक मिनट ओके रुको, सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। अभी ठीक हो गई बेटा? यस सर, अब क्लियर है। ओके बेटा, यस सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये हाँ 7 ऊपर चला गया। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? मैंने क्या किया, 321.321 था, उसको 10 की पावर -3 लिख लिया यहाँ से निकाल के, यहाँ से भी निकाल के 10 की पावर -3 लिखा, तो ये 10 की पावर -6 हो गया। 1000 था तो उसको 10 की पावर 3 लिख सकते थे, तो स्क्वायर कर दिया तो 10 की पावर 6 हो गया, और ऊपर ले गए तो 10 की पावर 6 हो गया ये। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 321, 321। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 तो डायरेक्टली यही कट गया। 7 4 तो ये भी नहीं कट रहा, तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। 7 5 35, 5 कैरी ऑन 3, 1.10.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 321 इंटू 321। इसको सॉल्व करके आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। सर जो रेजिस्टिविटी है वो तो 10 की पावर माइनस के फॉर्म में थी ना? हाँ बेटा 10 की पावर -6 ही थी ना, तो ये देखो 3.21 था, 0.3.21 था, तो 0.321 को मैंने 321 इंटू 10 की पावर -6 लिख लिया ना। आया समझ में, आया बेटा नहीं आया? क्या कह रहा हूं मैं, 0.321 लिखा था, तो मैंने लिख लिया 321 इंटू 10 की पावर -3। यस सर, समझ में आ गया। 3.5 into 10 to the power 6. एक मिनट बेटा, मैं सबका यही आ रहा है, एक बार सब कैलकुलेट करके देखो। 115.5 into 10 to the power 6. एक मिनट बेटा, मैं भी निकाल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। टेन पॉइंट फाइव
कितना आ रहा है बेटा आपका? बेटा 9.26 ओम आ रहा है। हाँ बेटा बाकियों का भी यही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमने ओम्स लॉ में देखा था, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जो V होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो V हमारा 10 हो गया, I हमारा निकालना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका। तो बेटा कैलकुलेशन है, इसमें तो मैथ से करनी है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? आप में से किसी ने कहा था कि वैल्यूज वाले क्वेश्चन कराने हैं, इसमें क्या सर ध्रुव शर्मा हैज म्यूटेड यू। सर यू आर म्यूटेड। Sir, you have been muted by someone. सर ध्रुव शर्मा ने म्यूट कर दिया। Sir, you have been muted by someone. हाँ बेटा मुझे पता है, म्यूट कर दिया, लेकिन वो स्क्रीन चल नहीं रही है। ध्रुव ये क्यों म्यूट किया है? स्क्रीन सर दिख रही है हमें चलते हुए स्क्रीन। अरे स्क्रीन तो चल रही है, वो टच खराब हो गया। अब हो गया। राइट, तो सबको समझ में आ गया ये वाली चीज? किसी को दिक्कत हो इसमें बताए? बेटा इसमें कैलकुलेशन ही करनी है। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। देखो रेजिस्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारी ये रेडियस थी, रेडियस 0.321 मिलीमीटर दे रखी थी। तो 0.312 मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर इसी को ढंग से लिख सकते हैं तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 321 इंटू 10 की पावर 3 तो पहले से ही नीचे है, और पॉइंट यहाँ पे पहले से ही, तो -6 मीटर लिख सकते हैं। और अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आती तो उसकी मैथ्स वीक है, तो मतलब थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दोगे, बाकी तो बस कैलकुलेशन है। सर मेरा क्या बेटा? सर मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो एक बार ब्रीफ में बता दोगे? बेटा एक बार ऑनलाइन दोबारा एक बार आप ना वापस से देख लेना, यूट्यूब जब अपलोड होगी मतलब आज शाम तक हो जाएगी, तो आप कल सुबह आराम से देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बता दो। कुछ नहीं, बस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। इसमें एरिया हमारा रेडियस दे रखा है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारी 0.321 मिलीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, वैल्यू डाली उसको होल मतलब पाई आर स्क्वायर करके, और बस कैलकुलेट किया, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 9.26 ओम। ठीक है। और V इज इक्वल टू हमें आई आर दे रखा था, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम दे रखा है, I इंटू 9.6, तो हमारा जो I आ गया वो 1.08 एम्पियर आ जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर। क्या सभी को यहाँ ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके, मैं आज मैं आपको एक और डीपीपी मतलब लाइव करवा दूंगा, तो मेक श्योर आप उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे दे रखे हैं उसके अंदर, ठीक है। उससे पहले अब एक चीज और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर वो हमें कहाँ पर मिलेगा? बेटा ई काइट्स पे मिलता है, अभी तक दी नहीं है क्या पहली 3 डीपीपीस? और मैं इन डीपीपीस के सॉल्यूशंस आपके देखूंगा, तो अगली बार जब भी मैं लाइव आऊंगा तो सबसे पहले आपसे डीपीपीस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद किन्हीं भी 5 से 10 बच्चों की भी कॉपीज देखूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस में देखूंगा, और प्रॉपर जैसे आप स्कूल के अंदर क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब आप क्वेश्चन नंबर लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मुझे लिखवाना पड़ता है क्योंकि क्लास में ऐसा कुछ दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन मैं अगली बार देखूंगा आपसे। ओके, सबसे पहले अब एक चीज और, जो मतलब एक छोटी सी चीज है जो थोड़ी सी नई है, ध्यान से देख लेना एक बार। जैसे अभी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टेंस जैसे अभी हमने पढ़ा है, या हमने दूसरा पढ़ा है रेजिस्टिविटी, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस का ना
ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस, ऐसी रेजिस्टिविटी का भी ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। तो कहीं अगर आपको कंडक्टेंस निकालनी हो तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। सर इसमें कांस्टेंट नहीं आया। कौन सा कांस्टेंट बेटा? नहीं आएगा बेटा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि सर इसमें कांस्टेंट नहीं है और बाकी सब में कांस्टेंट आ रहा है? बेटा वो एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई चीज निकाल रहे होते हैं, ये वाली चीज तो बिल्कुल सिमिलर थी। जब हम कोई क्वेश्चन किसी इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे होते हैं तो हमें मतलब जब हम रियल कंडीशंस पे उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें हम कैलकुलेशन वाइज देखते हैं। तो अगर कैलकुलेशन वाइज हमें लगता है कि भाई ये वाली वैल्यूज में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो हम डाल देते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू M में पढ़ा था। तो सर यानी इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे KM में हमने करा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A होता है, तो उसको फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के हम कांस्टेंट लगाते हैं K और उस K की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो इसमें भी उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, वो प्रॉपर कैलकुलेशंस के ऊपर होता है। जब हम डिराइव कर रहे होते हैं कोई चीज को तब हम देख पाते हैं। ओके, तो ध्यान कंडक्टेंस का साइन क्या होगा? किसका बेटा? कंडक्टेंस का बेटा साइन तो अभी मुझे भी याद नहीं है। अभी तो आप कंडक्टेंस देख लो, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार देख लेना। साइन तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जो उसकी SI यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस की जो SI यूनिट होती है, कंडक्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो कहते हैं ओम इनवर्स। सिमिलरली रेजिस्टिविटी की होती है, सॉरी कंडक्टिविटी की होती है ओम इनवर्स मीटर। ओम मीटर इनवर्स, सॉरी पूरा ओम मीटर पूरा ही होता है, तो ओम मीटर इनवर्स। अगेन मैं कह रहा हूं कि कहीं भी अगर आपको कंडक्टेंस निकालनी हो तो पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कहीं भी कंडक्टिविटी निकालनी हो तो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करते हैं। आज का आई थिंक टाइम हो गया। हाँ बेटा सर मेरे को पिछली क्लास से सर डाउट था सर। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं आज की क्लास 1 मिनट खत्म करने दो। तो आज की क्लास अभी तक इतनी, ठीक है। अगली क्लास में हम जो आपने जो DPP में आपको दे रखी है अभी मैं लाइव करवा दूंगा, वो DPP करिएगा आप लोग। ठीक है, उसमें हो सकता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के क्वेश्चन आए, तो इसी जितना मैंने चीज बताई है उसी से ट्राई करिएगा। होप आपसे हो जाए, थोड़ा आपका भी दिमाग लगेगा, राइट। और नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में उसको शुरुआत कराऊंगा। ठीक है, तो होप आप लोग से DPP अगली हो जाए, सभी प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ वो DPP करिएगा। तो मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। जिसके भी डाउट हो वो अभी रुक जाए। हाँ बेटा, आप क्या कह रहे थे, आप बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है ना उसमें हाँ। सर करंट सेम। थैंक यू सर। उसमें करंट सेम रहता है, क्यों रहता है सर? यस बेटा, अब ऐसा लगाओ, पानी की आप पाइप ले लो, एक पानी की पाइप, जितना पानी इसमें से जाएगा उतना पानी तो इसमें से जाएगा या चेंज हो जाएगा अगर एक पानी यहाँ से जा रहा है तो? सर पर सर स्पीड कुछ सर, जैसे आप रजिस्टर लगाते हैं सर, तो वो जो रजिस्टर का काम ही सर अपोज होता है सर करंट का। हाँ, तो वो बेटा जो वो अपोज करता है, मैं सुनो तो सही बेटा, वो जो अपोज करता है वो नेट जब हमारी जो जिससे सेल, मतलब आप इसको ऐसा लगाओ, एक पानी की पाइप है तो वो उतना ही पाइप पानी लेके आएगी जितना उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेती है, उसके बाद जितना करंट आएगा वो तो करंट आना ही है। जैसे V इज इक्वल टू IR है, तो ये नेट रेजिस्टेंस पहले ही डिसाइड कर लेगी कि कितना करंट लेके आना है मुझे, तो करंट जितना आ गया उतना तो फिर वो पास वैसा ही होगा। जैसे सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 रजिस्टर लगा रखे हैं सर, हाँ। अगर सीरीज में, तो सर हाँ। पहले वाले रजिस्टर पे पहले करंट आया है ना, फिर हाँ। वो सर उसके बीच में भी तो 2 रजिस्टर के बीच में भी तो सर वायर होती है ना बेटा। उसकी रेजिस्टेंस हम नेट रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, उसकी होती है लेकिन तो उसमें मानते नहीं हम।
तो सर जो वाली वायर होगी वहां पर तो सर कम करंट आएगा ना उससे। नहीं नहीं बेटा, सारा करंट उसमें से पास होगा, लेकिन जो कनेक्टिंग वायर होती है, जैसे आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है, तो ये वायर से कनेक्ट है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो बेटा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये जो कनेक्टिंग वायर होती है, या ये कनेक्टिंग वायर जो पूरी हमारी पोटेंशियल से निकल के आ रही होती है, इस सब की हम नेट रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। इसकी हम नेट रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। सर जैसे हाँ। पहले वाले रजिस्टर में जैसे जो करंट गया तो सर उसमें सर अपनी एनर्जी भी तो रिलीज करी होगी ना कुछ। हाँ, तो बेटा इसमें अगर मैं कहता हूँ ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, तो इसकी जो हीट रिलीज होगी वो मतलब कम होगी, या आसान भाषा में गर्म अगर होना होगा तो ये कम गर्म होगा, ये ज्यादा गर्म होगा। ठीक है। सही है सर, ओके ओके। सर रेजिस्टर का काम क्या होता है? बेटा वो ओपोज करता है, जो चार्ज अगर हम फ्लो कर रहा है कोई चार्ज, तो उस चार्ज को वो कोशिश करता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करे, उसे अपने से पार ना जाने दे। सर लगाते क्यों नहीं? रेजिस्ट कैसे करता है? इसको लगाते क्यों नहीं है बेटा, ये एक्चुअली होती ही है चीजें, मतलब कुछ रेजिस्टेंस, मतलब ये नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। नहीं सर, अगर रेजिस्टर जो अलग से हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? आप बल्ब जलाते हो? यस सर। तो बल्ब खुद सेल्फ इज अ रेजिस्टर। ओके सर। समझ में आया? ट्यूबलाइट आप जलाते हो, पंखा जलाते हो, एसी जलाते हो, एसी को रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, फ्रिज जलाते हो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कुछ कुछ मटेरियल की। आप तो सिर्फ आप सर्किट डायग्राम के ऊपर कह रहे हो कि मैं रेजिस्टेंस क्यों लगा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि कोई भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उस सब में रेजिस्टेंस होती है। सर। हाँ बेटा। सर नॉन ओमिक मटेरियल के एग्जांपल बता दीजिए। नॉन ओमिक बेटा कोई भी, देखो जितने भी प्योर मटेरियल होते हैं वो ओमिक होते हैं, और 99% जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब नॉन ओमिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मिक्सचर होते हैं। इसका मतलब सारे मेटल अलॉयज नॉन ओमिक? जनरली सारे के सारे नॉन ओमिक होते हैं, जनरली सारे के सारे जितने भी Okay, sir. इंसुलेटर होंगे सब नॉन ओमिक होंगे। इंसुलेटर तो सारे के सारे नॉन ओमिक होंगे। सर ठीक है। हाँ बेटा। सर जैसे सर ये जो दो रजिस्टर लगाए हैं सर, दोनों की सर अलग अलग पावर होगी सर, है ना? तो हाँ। फिर सर जब जैसे एक पहले वाले रजिस्टर पे अगर करंट आया तो फिर सर वो एक पहले वो वो थोड़ा सा कम करेगा ना, उसको रेजिस्ट कम करेगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे जाएंगे, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आई पहले ही डिसाइड हो जाता है। आर की ये जो आर 10 और 20 है, इसकी वजह से करंट डिसाइड हो जाता है। एक बार वो डिसाइड हो गया तो फिर वो उतना ही पास होगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। वो V = सर मतलब रजिस्टर टाइम बढ़ा देता है चार्ज के ट्रैवलिंग का। क्या बढ़ा देता है? चार्ज का जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है रजिस्टर उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से करंट कम हो जाता है। बढ़ा देता है, हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हो, कहीं ना कहीं कह सकते हो। करंट कम नहीं हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा ना तो करंट कम हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया। सर अब जब दूसरे वाले रजिस्टर में जाएगा सर ये, तो फिर जब वो अगर जो करंट है वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो सर तो करंट बेटा करंट उतना ही मतलब इसको आसान भाषा में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके इसको फिर चार्ज होगा ना सर इक्वल, तो दोनों रजिस्टर में, क्योंकि सर फिर तो चार्ज होना चाहिए ना सर इक्वल, क्योंकि करंट तो सर टाइम पे भी वो डिपेंड करेगा। बेटा हमने एक्चुअली मीजर जब किया है तो हमेशा जब कैलकुलेट हमने किया था करंट, जब भी हम अगर मैंने एम मीटर यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, तो हम जब न्यूमेरिकली भी देखते हैं मटेरियल चीजों को तो उन सब में हमारा करंट सेम आता है। सर हमारा स्टडी मटेरियल जो हमें मिला है वो सफिशिएंट है NSE-JS के लिए? हाँ बेटा बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत है। और बाकी ये जो DPPs कर रहे हो वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। सर एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बेटा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ होगा तो मैं अपने आप दे दूंगा आप लोगों को। सर अभी सर एमीमीटर का जैसे कि 1 रेजिस्टेंस होती है, फिर 0 आइडियल होती है, तो वोल्ट मीटर की कितनी होती है? इन्फिनिटी बेटा, आइडियल। क्या सर? इन्फिनिटी। ओके सर। ठीक है सर आइडियल की। सर ये ऐसा देखा गया है कि मतलब कि दोनों में सेम ही करंट रहेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है पीछे? अभी के लिए तो बेटा मान लो कि नहीं है, मतलब अभी जब हमने प्रैक्टिकल किया समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ,
कि अभी जो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो उसमें हमें यही दिखता है कि वो सेम करंट आता है। तो कब पता चलेगा फिर हमें बाद में? बेटा ये थोड़ा अभी पढ़ाई कर लो, शायद उसके बाद मैं थोड़ा आपको ढंग से बता पाऊँ। इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत। रजिस्टर करंट को रेजिस्ट कैसे करता है? तो कंफ्यूज हो गया था। सर करंट को नहीं रेजिस्ट करता बेटा, चार्ज को रेजिस्ट करता है। कोई भी मटेरियल करता है, देखो कोई भी मटेरियल है उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो वो आराम से पास कर लेगा। अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैंने वैसे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि एनर्जी गेन करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वो फ्री हो जाते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं। तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मटेरियल में हैं तो वो एक आराम से कंडक्ट कर पाएगा, रेजिस्ट नहीं, मतलब आराम से कंडक्ट हो पाएगा, और नहीं होते तो फिर वो दिक्कत करता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है कि पहले तो देखो जब चार्ज होगा ही नहीं तो रेजिस्ट क्या करेगा, तो पहले तो फ्री चार्ज होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है। अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2ml अपॉन में n e स्क्वायर टाउ अपॉन में एरिया। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस अगर मैं कोई एक वायर ले लेता हूं तो उस वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ, ये मास, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होता है कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं आपस में, अब आपस में वो टकराएंगे भी, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कितने टाइम, मतलब एक टकराया और उसके बाद फिर दूसरा टकराया, तो दोनों टकराने के बीच में कितना टाइम उस इलेक्ट्रॉन को मिलता है उसको टाउ कहते हैं। इसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ये सेकंड्स में होता है। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। सर अगर सर हम 4 बल्ब को अगर कनेक्ट कर देंगे सीरीज उसमें कनेक्शन में, तो सर वो सब के सब इक्वली कि एक साथ कैसे जल पाते हैं? एक साथ तो बेटा सब में से करंट पास होगा तो सब एक साथ ही चलेंगे। अगर चारों को हमने एक मिनट रुको, चारों को मैंने कर लिया कनेक्ट तो करंट फ्लो होगा तो चारों में से ही तो पास होगा। तो करंट सर वो होता है पहले तो टाइम का कुछ नहीं होगा डिफरेंस। उन बेटा टाइम से रिलेट तुम्हारे सिलेबस में टाइम से रिलेट कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। टाइम से रिलेट तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। टाइम से सारे के सारे मतलब आपके सारे के हाँ सारे के सारे इक्वली एमिट करेंगे लाइट, इक्वल टाइम के अंदर हाँ चल जाएंगे सर, इक्वल एमिट करेंगे लाइट बोल रहा हूँ। बेटा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर कि सबकी रेजिस्टेंस क्या क्या है। अगर चारों के चारों बल्ब इक्वली सेम है तो सेम जनरेट करेगा, सेम लाइट इमिट करेगा। कितनी करेगा वो अलग बात है, लेकिन सेम पावर जो इमिट करेगा वो सेम करेगा। ओके सर, ठीक है सर बल्ब एक्चुअली करता क्या है? बल्ब बेटा एक्चुअल में क्या करता है, जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके मतलब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो उस करंट के पास होने की वजह से गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो आसान भाषा में उसको ऐसा लगाओ कि हीट हो रही है। हीट हो रहा है तो उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होके वो हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट से वो वापस से लोअर स्टेट में जाएंगे और आसान भाषा में वो जलने लग जाएगा, लाइट छोड़ने लग जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना सर, हाई पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ना, हाई पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उसके आने की, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। बेटा हीट से रिलेट होगा, ये पोटेंशियल से शायद नहीं होगा। तो नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज है, वो पोटेंशियल एनर्जी लेके जा रहे हैं, एक कूलम के पास जो चार्ज होगा हाँ उससे रिलेट कर सकते हो आप। हाँ एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो जो एनर्जी लेके आ रहे हैं वो एनर्जी उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है आसान भाषा में। ठीक है सौम्या अभी हो आप, चले गए? यस सर। सर सोलर कांस्टेंट बता दीजिए। अरे सोलर कांस्टेंट अभी कहाँ से आ गया? सोलर कांस्टेंट तो 3rd चैप्टर में आएगा तुम्हारे, तो तब बता दूंगा। सर स्कूल में वही चल रहा है ना। सोलर कांस्टेंट बेटा आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ जो है, मतलब सूरज से जो रोशनी निकलेगी तो वो अर्थ पे पहुंचेगी। तो सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब जितनी एनर्जी निकली
सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट पावर, सोलर कांस्टेंट होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले इसको इस तरह से देखो, एक बल्ब लिया मैंने, या सन ही लगा लो, तो सन के आसपास क्या ये चारों तरफ अपनी एनर्जी डालता है? यस सर। ठीक है। अब इस सन की एनर्जी तो चारों तरफ बिखरी, तो अब हमारा अर्थ तो छोटा सा, हमारा ये जो अर्थ है वो तो छोटी सी है, राइट? तो यहाँ पे जो एनर्जी पहुंचेगी वो तो बहुत कम पहुंचने वाली है। यस सर, बहुत कम पहुंचेगी। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी निकालती है, राइट? अब उस एनर्जी का ये वाला जो पार्ट है वो कितना होता है, जो परपेंडिकुलरली उससे। हाँ। और दूसरा क्या है कि अब जैसे, हाँ, जैसे अब क्या होता है कि अब अर्थ का जो होता है सन की तरफ जो होगा वो सिर्फ एक फेज दिखेगा, जैसे है तो हमारी पूरी सर्कुलर, लेकिन अगर मैं सन की तरफ, जैसे अभी मैं सन को देखता हूँ तो सन मुझे स्फेरिकल थोड़ी दिखता है, मुझे क्या दिखता है? सन सर्कल की तरह दिखते हैं। सर्कल की तरह दिखता है। तो सन की तरफ से भी जो लाइट रे आती है वो सर्कल पे आती है। यस सर। ठीक है। तो जो उसकी हम देखते हैं कि उसमें से कितनी एनर्जी निकल रही होती है, डिवाइडेड, मतलब उसके अंदर फिर हम इस वाले एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। ठीक है। तो ये हमारी जो एक्चुअल पावर आती है, जो हमें एक्चुअल में निकालते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी हमारी इस पूरे सरफेस पे गिर रही है। ओके सर। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। अभी मुझे शायद मुझे लगता है इसमें कुछ मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार इसको कंफर्म करके थोड़ा और बता दूंगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो सन से एनर्जी निकली इस अर्थ के पास, हमने ये कैलकुलेट करी, लेकिन अब जो इसमें एरिया कैलकुलेट होता है वो हमारे अर्थ का वो स्फीयर की तरह नहीं होता। तो जनरली सर्कल की तरह होता है। सर्कल की तरह होता है, नहीं तो स्फीयर का तो होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है। और अगर आधा सेमी स्फीयर भी लोगे तो भी 2πr स्क्वायर होगा, लेकिन ना हम 4πr स्क्वायर लेते हैं ना 2πr स्क्वायर लेते हैं, हम 4πr स्क्वायर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सन को देखते हैं तो वो हमें सर्कुलर दिखता है, और सन हमें देखेगा तो वो हमें सर्कुलर दिखेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है अभी, हाँ, तो अब मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, अब आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राइट?